नमस्कार। आज हम लोग केमिकल काइनेटिक के एक्टिवेशन एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, एक तरह से हम कह सकते हैं कि मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी के बारे में समझेंगे। उसके बारे में कॉन्सेप्ट को समझने का भी प्रयास करेंगे। यहाँ ध्यान दीजिए कि सबसे पहले हम बता दें एक्टिवेशन एनर्जी है क्या। तो पिछले लेक्चर में भी हमने बताया था कि वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है रिएक्टिंग मॉलिक्यूल का, जो एक दूसरे से कोलाइड करते हैं और कोलाइड करने के बाद एक अनस्टेबल एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाता है, जिसे हम लोग एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी बोलेंगे। यानी कि रिएक्टिंग मॉलिक्यूल का एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए जितना मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है, रिक्वायर होता है, उसी को हम लोग बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। यानी यहाँ से हम मान लेते हैं कि ए और बी दो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल है और जैसे वो कोलाइड करके एक इंटरमीडिएट कंपाउंड देता है, तो ये जो ग्राफ देख रहे हैं इसके बीच का, यही कहलाएगा एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी, जिसकी वजह से फाइनली इंटरमीडिएट कंपाउंड वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। यानी कि रिएक्शन दो तरह का होता है, एक एक्सोथर्मिक इन नेचर और दूसरा हो जाएगा एंडोथर्मिक इन नेचर। यानी रिएक्शन के ड्यूरिंग अगर एनर्जी बाहर निकल रहा है तो हम लोग एक्सोथर्मिक बोलेंगे, और रिएक्शन के ड्यूरिंग अगर एनर्जी सराउंडिंग से ऑब्जर्व हो रहा है तो एंडोथर्मिक होगा। यह समझ लीजिए एक और भी पॉइंट हम बता दें पूरे रिएक्शन के लिए कि कौन सबसे अधिक स्टेबल होता है, कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा, एक्सोथर्मिक के थ्रू या एंडोथर्मिक। तो इसके लिए ग्राफ बता दें कि जिस केमिकल सब्सटेंस की एनर्जी अधिक होता है मतलब उसकी स्टेबिलिटी कम होगा। और यहां से ग्राफ से समझ सकते हैं कि ए और बी का यहां से पोटेंशियल एनर्जी का ये पॉइंट यहां दिख रहा है, लाइन यहां बढ़ा रहे हैं, और ए और बी जैसे रिएक्ट किया तो वो एक बहुत ही अनस्टेबल कुछ मिली सेकेंड के लिए एक प्रोडक्ट बन जाता है, जिसे इंटरमीडिएट कंपाउंड या इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी बोलेंगे। और इसकी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी सबसे अधिक होता है। तो जिसकी एनर्जी अधिक होगा तो हम कह सकते हैं कि उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगा, और फाइनली वो क्या होता है कि कुछ ही सेकेंड बाद वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। लेकिन यहां से ग्राफ थोड़ा समझ लीजिए कि जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के कंपैरिजन में जो प्रोडक्ट बना हुआ है उसकी एनर्जी कम है। इसका मतलब जैसे हम प्रैक्टिकली समझे कि रिएक्टेंट का अगर एनर्जी अगर 50 जूल है और फाइनली प्रोडक्ट का एनर्जी अब देखने को क्या मिल रहा है, मान लीजिए कि इसका 40 जूल आ गया, तो आखिरकार पूरे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लोग बोलते भी हैं कि एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय और रिलीज बट इट चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यानी कि यहां से तो कहा जा सकता है कि आखिरकार एनर्जी गया कहां होगा। यानी इसका 50 जूल एनर्जी है और प्रोडक्ट का मान लेते हैं कि 40 जूल ही दिख रहा है, मतलब कि वो क्या है, एनर्जी बाहर चला गया, सराउंडिंग में चला गया। यानी कि वो एक्सोथर्मिक है और एनर्जी इसका कम, प्रोडक्ट का एनर्जी कम दिख रहा है, मतलब कि वो रिएक्टेंट के कंपैरेटिवली वो ज्यादा स्टेबल होगा। ये ध्यान देने की जरूरत है, एकदम लाउडली हम बोल रहे हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के ड्यूरिंग जो प्रोडक्ट बनता है वो कंपैरेटिवली रिएक्टेंट के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल है। क्यों है? क्योंकि उसकी एनर्जी कम है। यहां से एक्टिवेशन एनर्जी भी हम लोग को समझ में आ रहा होगा कि रिएक्टेंट का एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट कंपाउंड के बनने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वही कहलाएगा एक्टिवेशन एनर्जी। और ये भी हमने बताया कि एक्टिवेशन एनर्जी जब कम हो जाए तो प्रोडक्ट का अमाउंट इंक्रीज होता है। ये भी याद रख रहेंगे कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका लेक्चर भी हमने बना चुके हैं। अब
यहां से ये थोड़ा सा ग्राफ समझ लेते हैं। सेकेंड, ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है और ये पोटेंशियल एनर्जी हमने लिया। यहां से देखा जाए तो ए और बी दो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल है जिसकी एनर्जी यहां दिखाया गया है डॉटेड लाइन से, और ये रिएक्ट करके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाया ए बी स्टार, सबसे अधिक है कि ये हो जाएगा आपका एक्टिवेशन एनर्जी, और फाइनली कुछ ही मिली सेकेंड बाद वो प्रोडक्ट में चेंज होता है। अब यहां से अगर कोई पूछे कि ये एंडोथर्मिक शो करेगा कि एक्सोथर्मिक, तो यहां से हम लोग समझ सकते हैं। मान लीजिए कि ए और बी की एनर्जी 50 जूल है, और ये ग्राफ क्या दिखा रहा है, सी जो प्रोडक्ट बना है इसकी एनर्जी ए और बी के कंपैरिजन में अधिक दिख रहा है। मान लीजिए कि ये 50 जूल है और प्रोडक्ट के एनर्जी 75 हमने मान लिया, जो प्रोडक्ट बना है उसकी एनर्जी 75 है, 75 जूल है। इसका मतलब कि एनर्जी आया कहां से? निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि ये जो है सराउंडिंग से आया होगा, तभी जाकर कि ये इंक्रीज हुआ है 75, यानी वो रिएक्शन के ड्यूरिंग सराउंडिंग से एनर्जी को ऑब्जर्व किया है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये एंडोथर्मिक है। और एंडोथर्मिक में अगर स्टेबिलिटी का बात किया जाए कि रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी अधिक होगा कि प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी अधिक होगा, तो हमने बताया शुरू में ही कि जिसकी एनर्जी अधिक होता है उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। तो ये ग्राफ से क्लियर हो गया कि प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा दिख रही है, इसका मतलब कि इसका एनर्जी अधिक है, यानी कि प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी रिएक्टेंट के कंपैरिजन में कम हो जाएगा। तो एक ये क्लियर हो गया एक्टिवेशन एनर्जी। अब एक वर्ड आता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है? द सफिशिएंट एनर्जी ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल बाय विच reactants are converted into product is called threshold energy in case of proper orientation। यानी प्रॉपर ओरिएंटेशन इन डन पोजीशन में अगर रिएक्टिंग मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर रहे हैं और वो मिनिमम एनर्जी जिसकी वजह से वो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाए और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के बाद फाइनली वो प्रोडक्ट तक पहुंचे, यानी एक्टिवेशन एनर्जी और थ्रेशोल्ड में डिफरेंस है। एक्टिवेशन एनर्जी केवल इसी एनर्जी को बोलेंगे, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को ही हम बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। और थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है कि वो फाइनली वो प्रोडक्ट तक पहुंचाए, तो उस एनर्जी को हम लोग कहेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी। यानी थ्रेशोल्ड एनर्जी इज द सम ऑफ द एक्टिवेशन एनर्जी एंड एनर्जी पासेड बाय द रिएक्टिंग स्पीशीज इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये ध्यान देंगे हम लोग। अगला सबसे इंपॉर्टेंट अब पॉइंट बता दें जो सबसे अधिक स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी एलिमेंट से हम लोग पढ़ते आते हैं, फिजिक्स में भी है। एक पढ़ते हैं VRMS रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, V एवरेज वेलोसिटी एंड VMP मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। लेकिन यहां पर क्लियर हम कर दें, सबसे अधिक कंफ्यूजन होता है मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी में। ये स्टूडेंट के दिमाग में यह आ जाता है कि मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी का मतलब कि किसी गैसेस मॉलिक्यूल की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, बल्कि वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का मतलब ही नहीं होता है। उसको जानने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल हम दे रहे हैं। मान लीजिए कि एक क्लास में 50 स्टूडेंट है और टेस्ट लिया गया, चाहे हम मैथ का लें, केमिस्ट्री का लें, या हिंदी का लें, या इंग्लिश, कोई भी सब्जेक्ट का हम टेस्ट लेते हैं। और अगर स्टूडेंट से ये पूछा जाए क्लास में या किसी से भी कि बताइए कि वो नंबर ऑफ स्टूडेंट की संख्या बताना है जो कि बहुत अच्छे मार्क्स लाए हों, यानी कि अगर पूछा जाए कि इस पूरे 50 स्टूडेंट में कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो बहुत तेज हैं, कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो बहुत ही कमजोर हैं, और ऐसे कुछ स्टूडेंट बताना है जो कि न तो बहुत ही तेज हैं और ना ही बहुत ही कमजोर हैं, एवरेज मान लीजिए, तो आपका आंसर क्या होगा? ऐसे स्टूडेंट ज्यादा नंबर में आएंगे जो बहुत ज्यादा तेज थे,
या ऐसे स्टूडेंट की संख्या अधिक होगा जो बहुत ज्यादा कमजोर थे, या ऐसे स्टूडेंट ज्यादा आपको मिल जाएंगे जो एवरेज थे। तो निश्चित तौर पर आपको समझ में आएगा कि जो एवरेज स्टूडेंट है वो ज्यादा क्लास में मेजर मिलेंगे। बिल्कुल यहाँ भी समझने की जरूरत है कि एक कंटेनर में बहुत सारा अगर गैसेस मॉलिक्यूल है तो उसमें कुछ ऐसे आपस में ये गैसेस मॉलिक्यूल कोलाइड करते रहते हैं, तो किसी की एनर्जी एक लिमिट से बहुत ज्यादा हो जाता है, तो किसी गैसेस मॉलिक्यूल की एनर्जी एक लिमिट से कम हो जाएगा। यानी कि कुछ ऐसे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल गैसेस मॉलिक्यूल मिलेंगे जिसकी काइनेटिक एनर्जी तो बहुत अधिक होगा, कुछ ऐसे भी गैसेस मॉलिक्यूल मिलेंगे जिसकी काइनेटिक एनर्जी एक लिमिट से बहुत कम मिलेंगे, और बहुत सारे ऐसे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल मिलेंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी न तो बहुत ज्यादा थी और ना ही बहुत कम थे। ऐसे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल अगर नंबर में अगर देखा जाए तो सबसे अधिक मिलेंगे। यानी कि ऐसे ही फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल की जो एनर्जी होता है ना, उसी एनर्जी को हम लोग कहेंगे मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ सच फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल which is found in large amounts, large number is considered as most probable kinetic energy। ये हमेशा के लिए याद रखे रहेंगे। और ग्राफ से भी हम लोग समझ सकते हैं, ये हमने ग्राफ में मान लिया है कि ये लाइन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल का है और ये लाइन जो है ये काइनेटिक एनर्जी है। इस ग्राफ में जरा देखेंगे कि यहाँ की जो मॉलिक्यूल है उसके फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल भी कम है और उसकी एनर्जी भी कम है, और यहाँ पर एक पॉइंट ऐसा भी दिख रहा है जहां पर इसकी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल सबसे अधिक है और उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत अधिक नहीं है। तो निश्चित तौर पर ये समझ में आ रहा होगा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में। अब अगले